if there is any disease that has been in existence since time immemorial and has always been the cause of fear and suffering for the human race, this is undoubtedly cancer. Cancer has made its ominous presence felt in every country of the world, and India is no exception. With more than 1 million Indians are diagnosed with cancer every year. As such, dear learners, it is highly imperative for us to know what cancer is all about. Let's understand the basics of this disease with its associated terms and mechanisms. So first, let's see the term proto-oncogene. Proto-oncogenes are essential set of genes involved in cell growth and proliferation. इसका कुछ examples भी है, जैसे RAS and MEK. For example, RAS and MEK. ठीक है, तो प्रोटो-ऑन्कोजीन हमारे सेल के अंदर सेलुलर ग्रोथ एंड सेल प्रोलिफरेशन को सपोर्ट करते हैं. RAS and MEK इसके एग्जांपल्स हैं. इट अलाउ जीन एक्सप्रेशन. जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है डीएनए इज कन्वर्टिंग इनटू डायनामिक प्रोटीन्स जो सेलुलर ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन को सपोर्ट करता है. ये एक डायग्राम है. इसमें आप देखिए यहाँ पे एक रिसेप्टर है. ओके, तो देयर आर सर्टेन रिसेप्टर मॉलिक्यूल जिसमें ग्रोथ फैक्टर या तो हार्मोन्स अटैच होते हैं एंड दे पासिंग सिग्नल इनसाइड. Whenever the proto-oncogene get the signal, they instruct the particular cell to produce or to undergo the cell proliferation and cell growth. तो ये normal cell में ऐसे होता है. Okay? Now let's discuss about oncogene. Okay? So I'm writing some point. Proto-oncogenes are precursor of oncogenes. That means मैं ये बोलना चाहती हूँ कि proto-oncogenes जो है, this is defect or a flaw inside our cell. You can say a ticking bomb. Whenever any carcinogen is activating or is responsible for the mutation of the proto-oncogene, these particular genes are converting into oncogenes and they are responsible for the cancerous growth. Okay, so now whenever any carcinogens, it may be radiation or a virus, smoking, it may be some other thing जो कि इस proto-oncogene को convert करके oncogene बना देता है, oncogenes बना देता है. Now these oncogenes are responsible for or associated with cancerous growth. Okay? अब कुछ viruses का नाम सुन लो. There are certain viruses which are responsible for converting these proto-oncogenes into oncogenes. जैसे कि है human papilloma virus, Epstein-Barr virus, retrovirus. Okay? और carcinogens में radiation हो सकता है, निकोटिन हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, कुछ भी केमिकल्स हो सकता है जो कि इस प्रोटो-ऑन्कोजेंस को म्यूटेशन करके ऑन्कोजेंस बना देंगे. अनदर पॉइंट जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है पेज नंबर 157 इन एनसीईआरटी 12, ये इसे हम सेलुलर ऑन्कोजेंस भी बोलते हैं. ओके, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया. अब ये डायग्राम देखो. इसमें देखो आप कैसे ये कार्सिनोजेन और वायरस प्रोटो-ऑन्कोजेन को कन्वर्ट करके ऑन्कोजेन बना रहे हैं और ये कैंसरस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. ओके, तो आपको ये चीज़ देखना है कि इसमें जैसे ही कार्सिनोजन या वायरस कुछ भी जाके इस प्रोटो-ऑन्कोजेन को म्यूटेट कर देंगे, म्यूटेशन होगा, तभी वो ऑन्कोजेन बनेगा और कैंसरस ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ टर्म्स हम डिस्कस करेंगे एपोप्टोसिस एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन. एपोप्टोसिस, ट्यूमर सप्रेसर जीन. ओके, तो फर्स्ट मैं बताती हूँ व्हाट इज एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ. प्रोग्राम्ड इसका मतलब उसे किसी ने ट्यून किया है कि तुम अभी टूट जाओ, नहीं तो यहाँ पे जो डीएनए म्यूटेशन हुआ है अगर ये प्रोलिफरेट हो गया सेल तो उससे एबनॉर्मल सेल ग्रोथ स्टार्ट हो सकता है. तो लेट अस सी दिस. ओके, आप यहाँ पे देखो कितना सुंदर एपोप्टोसिस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन जो हमारे सेल के अंदर ही रहते हैं. ठीक है, तो वो पॉइंट्स हम लिखते हैं. आप इसको एपोप्टोसिस को देखो तो पॉइंट्स नंबर 1 में हम लिखते हैं एपोप्टोसिस कैन बी टर्म्ड एज प्रोग्राम्ड सेल डेथ. ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ गाइडेड बाय ट्यूमर सप्रेसर
genes. बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, उसमें आता है एक एग्जाम्पल जो बेस्ट है, इस P53 जीन्स. ओके, सो एपोप्टोसिस क्यों होता है? बिकॉज अगर कोई भी डीएनए म्यूटेशन हो गया उसमें, इससे एबनॉर्मल सेल ग्रोथ स्टार्ट हो सकता है. तो ट्यूमर सप्रेसर जीन कैन सेंस इट एंड वो उस म्यूटेशन को प्रोलिफरेट होने नहीं दे सकते. इससे वो क्या करते हैं, उस सेल को गाइड करते हैं फॉर द apoptosis process. Okay, that means apoptosis occur when DNA gets mutated. जब ये म्यूटेशन हो जाता है डीएनए में, कौन सेंस करता है? सेंस बाय ट्यूमर सप्रेसर जीन्स. सेंस बाय ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, देन ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट एपोप्टोसिस. ओके, तो आप ये समझ गए. अब आप नेक्स्ट डायग्राम देखिए. इसमें आप देखो कि इसमें कैसे अगर ट्यूमर सेट ऑफ जीन जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है वो ठीक है तो नॉर्मल सेल में वो ठीक रहता है, वो म्यूटेशन इसमें नहीं होता, तो एपोप्टोसिस होगा एंड दिस इज गुड. नहीं तो अगर प्रोग्राम सेल डेथ नहीं हुआ देन ऑटोमेटिकली क्या प्रॉब्लम होगा, कैंसरस ग्रोथ स्टार्ट हो सकता है. नेक्स्ट इसी डायग्राम में आप देखो, जब म्यूटेशन हो गया किसका, ट्यूमर सप्रेसर जीन का, दैट मीन्स इनएक्टिव ट्यूमर सप्रेसर जीन एपोप्टोसिस नहीं करवाता. दैट मीन्स जो डीएनए म्यूटेशन हुआ है वो आगे बढ़ेगा एंड इज रिजल्ट्स कैंसर नियर बाय फ्यूचर. ओके, तो ये हम समझ गए. अब नेक्स्ट सेट में हम डिस्कस करेंगे कुछ और टर्म्स. नेक्स्ट वी विल डिस्कस टेलोमेयर एंड टेलोमरेस एंजाइम. ओके, व्हाट इज टेलोमेयर? टेलोमेयर इज एक्चुअली अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर which cap the chromosome and protect the DNA inside. ठीक है, तो जो टेलोमेयर है, एक डायग्राम आप देखो यहाँ पे. इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ऐसे यहाँ पे कैप दिख रहा है और यहाँ पे इस एरिया में आप देखो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस है. जैसे सपोज A T T G C C C G T ऐसे रहेगा, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है. दिस टेलोमेरिक एंड ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ईच सक्सेसिव डिवीजन में ये छोटा होते जाता है. दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द टेलोमेयर get reduced in each successive cell division. जैसे ही सेल डिवीजन ऑटोमेटिकली कंप्लीट होने के टाइम में और सेल डिवाइड नहीं करना है तो टेलोमेरिक लेंथ पूरा का पूरा गायब हो जाता है. क्लियर? तो यहाँ पे आप एक क्लिप देखो फिर से. इस क्लिप में आप देखो कि इसमें जो टेलोमेरिक कैप है धीरे धीरे देखो रिड्यूस हो रहा है. ओके, रिड्यूस होना अच्छी बात है. दैट मीन्स ये नॉर्मल सेल में होता है और ऐसे होना चाहिए. बट अगर ये टेलोमेरिक लेंथ मेंटेन रहा, इसका मतलब है नॉर्मल सेल ग्रोथ स्टार्ट हो रहा है या हो चुका है. क्लियर? तो मैं आपको लिख के देती हूँ. व्हाट इज टेलोमेयर? टेलोमेयर इज अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विच कैप द क्रोमोसोमल टिप एंड प्रोटेक्ट डीएनए inside. It can be termed as repetitive DNA sequence end in chromosomal tip. Okay? और एक चीज याद रखना है, length of telomere get reduced in each successive cell division and this is normal. Okay, तो ये समझ गए आप. Next we will discuss about telomerase enzyme. Telomerase enzyme also termed as immortality enzyme because वो help करता है telomeric length maintain करने में. और in each successive division जो telomeric length छोटा हो जाता है, जो आपने डायग्राम में देखा था, फिर से आप देख लो ये डायग्राम, जैसे छोटा होना चाहिए वो होने नहीं देता. ओके, तो हम लोग वो लिखते हैं पॉइंट. टेलोमरेज इज अ इमॉर्टेलिटी एंजाइम. इमॉर्टेलिटी एंजाइम मेंटेन द लेंथ ऑफ टेलोमेयर, दस अलाउ कैंसरस ग्रोथ. ओके, आप अभी ये डायग्राम देखिए जो टेलोमरेज का दिखा रहा है. अगर किसी में टेलोमरेज सिक्रेशन नहीं होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल है, टेलोमेयर छोटा होगा और सेल डिवीजन एक टाइम में आके एक सेल का बंद हो जाएगा. दिस इज नॉर्मल. लेकिन अगर टेलोमेरेज सीक्रेट हुआ तब ये टेलोमेयर का लेंथ मेंटेन रख के कंटिन्यूसली सेल डिवीजन को सपोर्ट करेगा, तो कैंसरस ग्रोथ होता रहेगा. ओके, दैट मीन्स टेलोमेरेज सपोर्ट कैंसरस ग्रोथ. बट टेलोमेयर का लेंथ अगर डिक्रीज हुआ तो कैंसरस ग्रोथ स्टार्ट नहीं होगा, जो कि नॉर्मल है. ओके, नाउ वी विल लिंक ट्यूमर सप्रेसर जीन विथ एपोप्टोसिस एंड टेलोमेयर. ओके, इसमें एक चीज आप देखो, ट्यूमर सप्रेसर genes, for example P53 gene normal, so it will support apoptosis. That means no cancerous growth. No cancerous growth. Okay? अच्छा, next. Normal, then decrease the length of telomere. Okay? It also means no cancerous growth. Clear? और एक चीज देखो, inactivation
activation of tumor suppressor genes, तब क्या होगा? No apoptosis, telomere length remains intact in each successive cell division. That means both are responsible for cancerous growth, and this is maintained by telomeric length is maintained by excessive or excess secretion of telomerase. Okay, अभी हम next set डिस्कस करते हैं about benign and malignant tumor. क्या डिफरेंस है इन दोनों में? See, in benign tumor the mass of cell is confined to one particular area. ठीक है, तो benign tumor में normally क्या होता है, जो mass of cell रहता है वो एक एरिया में कन्फाइंड रहता है. ठीक है, फिर और एक पॉइंट यहाँ पे रखो, लैक द एक्टिविटी ऑफ मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस का मतलब होता है स्प्रेडिंग. ये दूसरा एरिया इन्वेड नहीं करता है और जो मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी है वो शो नहीं करता है. ओके, तो ये डायग्राम आप मैं दिखा रही हूँ थोड़ी देर बाद. पहले हम लिख लेते हैं व्हाट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर. मैलिग्नेंट ट्यूमर इज अ मास ऑफ सेल which show the property of metastasis. ये थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा और अच्छे से. तो malignant tumor एक्चुअली इसमें क्या होता है, they are not confined to one particular area, they invade other region because of this property of metastasis. Okay, अब हम कुछ डायग्राम देखते हैं जिससे कि आप कंपेयर कर पाओगे. चलो, ये देखो आप benign tumor में देखो they are encapsulated by connective tissue और एक ही जगह पे वो confined है. अगर आप इससे कंपेयर करो दैट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसमें देखो वो स्प्रेड होके इन्वेड हो रहा है, दूसरे रीजन में पहुंच जा रहा है. ओके, ये और क्लियर होगा जब आप मेटास्टेसिस देखोगे. मेटास्टेसिस का मतलब होता है जहाँ पे कैंसरस ग्रोथ हो रहा है द प्राइमरी साइट, वहीं से एक सेल स्लफ्ड अप होके निकल के, स्लफिंग ऑफ मतलब वहाँ पे छूट के शेड होके दूसरे एरिया में पहुंच जाता है. ओके, तो दिस इज मेटास्टेसिस. तो मेटास्टेसिस में यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्लड वेसल्स है, उसमें कैसे एक सेल कैंसरस सेल एंटर कर रहा है, एंटर करके वो दूसरे एरियाज में पहुंच जाएगा. जैसे ही प्राइमरी साइड से वो इस एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचेगा, उससे सेकेंडरी मेटास्टेसिस, टर्शियरी मेटास्टेसिस होगा और कैंसर बॉडी में फैलते रहेगा. ओके, तो आप समझ गए. इस 3 डायग्राम को आप अच्छे से देख लो, बेनाइन, मैलिग्नेंट, मेटास्टेसिस. ओके, नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे एंजियोजेनेसिस. एंजियोजेनेसिस एक बहुत फियर्ड प्रॉपर्टी है कैंसर का, जिसमें जो कैंसरस सेल है दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग देयर ओन ब्लड वेसल. तो एंजियोजेनेसिस का मतलब क्या है? एंजियोजेनेसिस इज अ फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल और मैलिग्नेंट ट्यूमर. इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स बाय कैंसरस सेल्स so that they can extract nutrient from different regions और अच्छे से abnormal growth कर पाए. ओके, तो चलो मैं आपको एंजियोजेनेसिस यहाँ पे दिखा रही हूँ. यहाँ पे डायग्राम में आप देखो कैसे कैंसरस ग्रोथ हो रहा है और कैसे वो अपना ब्लड वेसल्स न्यूली फॉर्म कर रहा है. ओके, आई थिंक आप एंजियोजेनेसिस समझ गए हो. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्म, कंटैक्ट इनहिबिशन. ये एक पेट्री डिश है, इसमें देखो नॉर्मल सेल्स प्लेस किया है. नॉर्मल सेल्स एक ही अलाइनमेंट में ग्रो करते हैं. ठीक है, एंड दे स्टॉप ग्रोइंग whenever they come in contact with other cell. But see this petri dish. इस पेट्री डिश में हमने कैंसरस सेल रखा है. ये कोई भी कंटैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए देखो सेल्स ऊपर की तरफ उठ के ग्रो करना शुरू कर रहा है एबनॉर्मली. दैट मीन्स कंटैक्ट इनहिबिशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल जो कैंसरस ग्रोथ को रोकता है. बट अगर कोई सेल उसी प्रॉपर्टी को फॉलो ना करे, ओबे ना करे, तब कैंसरस ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट एक टर्म आपको और पता होना चाहिए, नियोप्लाज्म. व्हाट इज नियोप्लाज्म? नियोप्लाज्म इज नथिंग बट अल्टरनेटिव ऑफ द टर्म कैंसर. ओके, ये मैं लिख के देती हूँ. नियोप्लाज्म इज अल्टरनेट टर्म फॉर कैंसर. तो आपको पता ही है व्हाट इज सेल. सेल इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल, जो हमारा एक रेप्लिका है. बोल सकते हो कि ह्यूमन बॉडी इज अ रेप्लिका ऑफ सेल. ओके, आप अगर नॉर्मल सेल में देखोगे, इसमें देखो डिस्टिंक्ट है, ऑर्गेनेल डिस्टिंक्ट रहेंगे, क्रोमेटिन डिस्टिंक्ट रहेगा, जिसमें इसमें देखो माइक्रोस्कोपिक वे में क्रोमेटिन डिस्टिंक्ट है. ठीक है, न्यूक्लियोलस एक रहेगा, उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस नहीं रहेगा, मतलब एक ही न्यूक्लियर रहेगा. उसका सेल मेम्ब्रेन एकदम डिस्टिंक्ट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्टिंक्ट होगा, प्लस इसमें इंक्लूजन बॉडीज कम रहेंगे, अगर होगा भी तो हल्का सा रहेगा. व्हाट इज इंक्लूजन बॉडीज? एनी अदर अननेसेसरी मॉलिक्यूल
present inside the cell is considered to be inclusion body, कि normal cell में वो कम रहता है, cancerous cell में ज़्यादा रहता है. ओके, तो आप इन दोनों को कंपेयर करो. ये 3D मॉडल है नॉर्मल सेल का और एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है नॉर्मल सेल का. ओके, नेक्स्ट ये रहा आपका 3D मॉडल ऑफ कैंसरस सेल एंड दिस इज माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ कैंसरस सेल. आप दोनों को अगर कंपेयर करोगे, कैंसरस सेल में क्रोमेटिन फाइबर्स डिस्टिंक्ट नहीं रहता, न्यूक्लियोलस ज़्यादा रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनक्लियर है. ठीक है, डेंस यहाँ पे एकदम अच्छे से क्रोमेटिन फाइबर्स नहीं देखेंगे, डेंसली पैक्ड हो जाएंगे. और यहाँ पे देखो सरफेस इरेगुलर हो गया है, सरफेस में इरेगुलर सेल मेम्ब्रेन होगा, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा और डिस्टिंक्ट ऑर्गेनेल्स में नहीं रहेंगे. तो कैंसरस सेल्स में और नॉर्मल सेल्स में काफ़ी सारे चेंजेस नज़र आते हैं इन अ माइक्रोस्कोपिक व्यू. ओके, let us compare between a normal cell and cancerous cell. Proto-oncogene is a property of normal cell, oncogene is a property of cancerous cell. Angiogenesis is a property of cancer cell, but it's not a property of normal cell. Okay, contact inhibition is a property of normal cell, it's not a property of cancerous cell. Tumor suppressor gene remains active in normal cell, becomes inactive in cancerous cell. Apoptosis is a feature of normal cell, it's not a feature of cancerous cell. Telomere length decreases in each successive division in normal cell, but in case of cancerous cell, telomere length remain intact. Excess telomerase secretion seen in case of cancerous cell, but not in normal cell. Thus, having discussed all the important features and attributes of cancer cell, what is clear by now is that cancer is not a single disease. Rather, is a conglomeration of diseases that share one fundamental feature, which is abnormal proliferation of cells. Thank you, dear students. Study hard. Take care.